इनको क्या मतलब भारत माता और सारा कुछ इलेक्शन में ही याद आता, आगे पीछे नहीं आता। जब ये किसान भारत माता के बच्चे नहीं हैं। आज तो 19 तारीख है, ये 26 तारीख को 25 तारीख को पता लग जाएगा कि कितने ट्रैक्टर ट्रालियाँ कहाँ से जाते लोग भर के। और देश के नागरिक अगर अपने आप को नागरिक समझने लग गए, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के और जात बरादरी के दायरे से बाहर आ गए, तो ये टोए नहीं पाएंगे। और ये 3 जो अध्यादेश ला के इन्होंने एक्ट बना दिए, ये कौन सी भारत माता के बेटे ने डिमांड करी थी इनसे? और ये जो किसानों पे जुल्म हो रहा है, भारत माता के बच्चों पे जुल्म नहीं हो रहा है क्या? तो भारत माता रो नहीं रही होगी कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? तो अनिल विज जी कहते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, शराब घोटाला हुआ है। जो उप मुख्यमंत्री वो कहते शराब घोटाला हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये हमारी अंदर की बात है, हम कर लेंगे, बात सड़कों पे हो रही है। और जो कट्टरवाद फैलाते हैं उनका भी सत्यानाश होगा। हिंदुस्तान में तो पक्का होगा, क्योंकि देवी देवताओं का देश है। क्या इनको मेजॉरिटी पब्लिक ने इसलिए दी थी, हिंदुस्तान की जनता ने इसलिए दी थी कि देश को बेच दो? सरकार झूठ बोले, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, जो कैबिनेट के मंत्री हैं सरकार के वो झूठ बोले, ये तो हद है इनकी। तो कई सारे आपके विधायक नेता, उनके पीछे एक टैग लगा है जो मुझे सुनने को मिलता है, ये शैलजा की पार्टी, ये शैलजा की तरफ से है, ये हुडा की तरफ से है। ये पार्टी के अंदर ही ऐसी ऐसी बातें। भी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारा ये वादा है कि हम ये तीनों जो एक्ट हैं इनको रद्द कर देंगे। वो सोचते हैं कि अडानी अंबानी कैसे बचेंगे, उन्हीं के कहने से ये कानून बने हैं। कोरोना के बीच में इमरजेंसी लगी हो, जैसे इतनी क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात कानून पास कर दो, ऑर्डिनेंस जारी कर दो? ये बात आज तक मुझे समझ नहीं आई। लेकिन बीजेपी ने तो सिलेंडर बांट दिए, ये बांट दिया, आपको सारी बात का पता है। अगर ये सारे हथकंडे नहीं ये बनाते तो 20 से 25 हज़ार में जीतता हो। इन्होंने बहुत गंद पाया वहाँ। लोकतंत्र की हत्या जो हुई है बड़ौदा में, उसके बाद बिहार में, ये काम इन्हीं का ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मंडियों में जाके किसानों, मजदूरों और आड़तियों से मंडियों के आज के हालात पता कर रहे हैं। आज आए हैं असंध अनाज मंडी के अंदर। मेरे साथ फ़िलहाल असंध हल्के के विधायक शमशेर सिंह गोगी बैठे हैं, तो इनसे बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे, क्योंकि विधानसभा में बैठते हैं, वहाँ का माहौल जानते हैं कि इन 3 कानूनों के ऊपर क्या बात होती है, क्या कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा, या फिर जैसे आज के दिन रोडों पे किसान बैठे हैं उनसे कुछ फ़ायदा लगेगा। देखो, जहाँ तक ये 3 काले कानूनों की बात है, इससे किसान बहुत परेशान है। और किसान अब 26 तारीख को 25 तारीख को जो धरना देने के लिए जाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी ने इन कानूनों की डिमांड नहीं की। जो डिमांड की किसानों ने वो तो उनको मिला नहीं, और जो डिमांड नहीं की वो उनके ऊपर थोप दिया गया। और मेरे को ये समझ नहीं आती कि सरकार का इतना प्रेम किसान के प्रति कब से जाग गया कि उन्होंने कोरोना के बीच ऑर्डिनेंस ला के तुरंत मतलब इस कानून को बना दिया, जबकि किसानों की कोई मांग नहीं थी। जो मांग है किसानों की कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू की जाए पूर्ण रूप से, वो तो सरकार ने नहीं मानी। उसके तो मतलब झूठ बोल के कह देते हैं कि हमने स्वामीनाथन योग लागू कर दी, जबकि C1+ प्रॉफिट भी अभी तक नहीं दिया गया है। और कहते हैं कि C2+ देंगे, जो बिल्कुल आज के दिन सरकार के कहीं कंसिडरेशन में नहीं है। इसी वजह से किसान आज के दिन दुखी है। अब अगर स्टॉकिस्ट जो है वो पूरा माल इकट्ठा कर लेगा, तो जब वो वापस घूम के गरीब के घर पे आएगा, जब गरीब को खाने के लिए वो अनाज चाहिए, तो उस टाइम वो क्या रेट देगा, इसके ऊपर भी सरकार की कोई नीति नहीं है। आपने 2000 रुपये की मान लो खरीद लिया क्विंटल, बाद में उसी को 2000 वाली कोई 20,000 में बेचेंगे, ये तो गरीब ही मरेगा। जिस
किसान के घर से अनाज चला गया 2000 के रूप में, उसको भी वापसी में 20,000 में खरीदना पड़ेगा। तो ये एक मतलब षड्यंत्र के तहत किसान को ख़त्म करने के, उसकी जो किसान आज के दिन ऐसा है जो सरकार को कभी ना कभी आंख दिखाता है, हर बात को सही से नहीं मानता है। तो उसके लिए मतलब किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए इन्होंने ये 3 कानून बनाए हैं। कहीं नहीं देश नहीं चलाना का। अब 70% हमारी जो पॉपुलेशन है पूरी देश की वो डिपेंडेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसान के ऊपर। अब किसान ही बैठ गया तो देश कैसे चलेगा, ये तो सोचते होंगे वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचते वो सोचते हैं कि अडानी अंबानी कैसे बचेंगे। उन्हीं के कहने से ये कानून बनाया है। ये कानून भी अंबानी और उनके कहने से ठीक कोरोना के बीच में इमरजेंसी लगी हो, जैसे इतनी क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात कानून पास कर दो, ऑर्डिनेंस जारी कर दो। ये बात आज तक मुझे समझ नहीं आई। और सरकार झूठ बोले, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, जो कैबिनेट के मंत्री हैं सरकार के वो झूठ बोले, ये तो हद है इनकी। तो एमएसपी की बात चल रही है, किसान को इस बात का डर है कि अगर ये कानून आ गए और एमएसपी को पक्का नहीं किया गया तो आगे दिक्कत आएगी उसकी। एक मांग उसकी है कि एमएसपी को एक कानून की तरह पेश कर दिया जाए जो चौथा दे। अगर पहली बात तो ये है कि इन कानूनों की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये कहते हैं कि हमने किसान को अनाज खुली मंडी कर दी। किसान के ऊपर पहले भी कोई बैन नहीं था। पहले भी अगर कोई बैन था तो वो व्यापारी पे था कि वो एक लिमिट से ज़्यादा माल इकट्ठा खरीद के कहीं दूसरी जगह जाके नहीं बेच सकता। ये जो झूठ बोल रहे हैं कि किसान जो है उसको हमने फ्री किया, किसान को इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बहाने बना रहे। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो बाद में माल आएगा उस पर एमआरपी नहीं है। एमआरपी लगा दो, बीच से फालतू आप नहीं बेच सकते किसान से खरीदने के बाद। और एमएसपी तो अपने आप ही फ्री हो गया जब बाहर भी मंडी खुल गई। तो किसान को धोखे से ये कहा जाएगा कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं देना पड़ेगा, उनको बाहर ले जाके, मतलब ये तो सारे बहाने हैं। और एमएसपी अगर ये कहते हैं भी नहीं कटेगी और ये पूछते हैं भी पहले भी एमएसपी कांग्रेस की तरफ भगा देते लोगों को दिमाग भी। पहले भी एमएसपी जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर थी, लेकिन उस टाइम ये 3 कानून नहीं थे। एमएसपी के अलावा और कोई चारा नहीं था और ख़तरा भी नहीं था। अब ख़तरा है। वो ख़तरा क्यों है? इसलिए कि अब ये 3 कानून जो हैं वो किसान को ख़त्म कर देंगे एमएसपी की गारंटी अगर नहीं रही तो। और मैं कहता हूँ एमएसपी क्यों हो, आप स्वामीनाथन योग को लागू करो और मामला ख़त्म करो। ये मौका तो लोग बोलते हैं भाजपा की तरफ से, ये मौका तो कांग्रेस को मिला था, उनके पास भी सत्ता रही थी 10 साल तक। अगर उनको करना होता तो वो भी कर लेते। नहीं, कांग्रेस ने तो 1957 से ये लागू है एमएसपी, धीरे धीरे बढ़ती रही। कांग्रेस ने कभी कोई इस तरह का कानून ही स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे हैं। नहीं, इतना 10 साल की सत्ता में नहीं। 2014 में तो रिपोर्ट आई, जो स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट आई, वो योग किसने बनाया था? वो योग ही मनमोहन सिंह के टाइम में बना था। और जब रिपोर्ट आई तो उसको पार्लियामेंट में रखना था, अभी सरकार उस पर बहस करके उसको मंजूर करेगी। वो मंजूर कैबिनेट में या जहाँ भी होना था, उससे पहले इलेक्शन आ गया। तो सरकार जो हमारी थी वो बहुमत की सरकार नहीं थी। जिस तरीके से इनकी बहुमत की सरकार है और जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को मूर्खतंत्र में बदल दिया है, जो लोकतंत्र में मेजॉरिटी का दुरुपयोग जो है वो अपने आप में मूर्खतंत्र होता है। तो ये जो मूर्खतंत्र है उसकी तरफ बढ़ गए, वरना उसी टाइम ये पास हो जाता। अगर कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं होती तो स्वामीनाथन योग बनाने की जरूरत क्या थी? उनकी नीयत ठीक थी किसान के प्रति। और मनमोहन सिंह जी जो थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस टाइम के, वो ये कहते थे कि जब तक किसान की जीडीपी 10% नहीं होगी तब तक कभी भी देश जो है आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं हो सकता, सुदृढ़ नहीं हो सकता। तो अब उसी मनमोहन सिंह ने ये सारे इंतजाम किए थे जिनको तोड़ने में ये लगे हुए। आप ये देखो, इनको मेजॉरिटी मिली लोगों को, तो ये 370
और CAA दिखा के बरगलाते हैं, और सही में जो काम किया है वो कभी नहीं बताते कि हमने पूरे देश में जितनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन थी वो सारी बेच दी। क्या इनको मेजॉरिटी पब्लिक ने इसलिए दी थी, हिंदुस्तान की जनता ने इसलिए दी थी कि देश को बेच दो? जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी जहाँ से मतलब जो सरकार की एक रीढ़ की हड्डी थी, चाहे वो तेल कंपनियां थी, चाहे वो BSNL थी, इन्होंने किसी इंस्टीट्यूशन को छोड़ा ही नहीं, सबको बेचते जा रहे हैं। ऐसी तो पहले कोई 70 साल में सरकार नहीं आई। अब इनको यही जनता के सामने एक जवाब है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि जो 70 साल में नहीं हुआ इन्होंने 6 साल में पहले कर दिया। भाई सारे देश को बेचने का ठेका इनको जनता ने नहीं दिया था, मेजॉरिटी इसलिए दी थी कि देश को पक्का करो, आगे बढ़ाओ। ये तो देश को मतलब बेचने पे लग गए, तो मेजॉरिटी का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों को बरगला देते हैं। अभी ये देखो हमने 370 ख़त्म कर दी, हमने CAA लगा दी, क्या ज़रूरत है इसकी? एक देश के 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं, 2 कानून कैसे हो सकते हैं? एक देश के अंदर वो सारे नागरिक नहीं हैं, सबको बराबर अधिकार। आज वो कहते हैं कि ये कश्मीर में गैंग है, क्या वो भारत के नागरिक हैं? ये भी तो बता दे होम मिनिस्टर। देश के होम मिनिस्टर को जिम्मेदारी होनी चाहिए। सिर्फ वोट के लिए कुछ भी बोल देना, ये मतलब एक गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है वो ठीक नहीं है, वो देश हित में नहीं है। लेकिन दोबारा सत्ता मिली है, पहली बार से ज़्यादा मिला है आपकी बार तो 19 की बात करूं तो, और अगर आगे भी यही कंटिन्यू रहा तो? नहीं, जिस तरीके से ब्लैकमेल किया उन्होंने इमोशनली जनता को, पुलवामा और ये करके, वो जिससे पोलराइजेशन हुआ, अगर ये पोलराइजेशन का काम चलता रहा तो देश ही नहीं बचेगा, बाकी को क्या होगा? अगर मान लो मैं और आप 2 धर्म के आदमी हैं, एक का डंडा आप उठा लो, एक का मैं उठा लो, दोनों का सिर फटेगा, बचेगा कौन? तो ये जो कट्टरवाद है, इस कट्टरवाद से ना आज तक दुनिया में किसी का भला हुआ है और ना आने वाले टाइम में होगा। और जो कट्टरवाद फैलाते हैं उनका भी सत्यानाश होगा। हिंदुस्तान में तो पक्का होगा, क्योंकि देवी देवताओं का देश है ये। किसान की अगर बात करूँ, रोडों के ऊपर हैं, कई सारे भाजपा के नेता बोलते हैं कि कोई किसान रोड पे नहीं है, सब कांग्रेसी हैं। कितने कांग्रेसी हैं से आपके पास जो सब रोडों पे बैठा रखे हैं? देखो जी, अगर सारे कांग्रेसी हैं तो किसान कांग्रेसी नहीं हो सकता क्या? लेकिन सड़कों पे पूरा पंजाब जो है जल रहा है, पूरे किसान, अब पता लग जाएगा कल को। आज तो 19 तारीख है, ये 26 तारीख को 25 तारीख को पता लग जाएगा देख कितने ट्रैक्टर ट्रालियाँ कहाँ से जाते लोग भर के। ये कह देना बहुत आसान है कि ये कांग्रेसी है, और कांग्रेसी क्या, कांग्रेसी इस देश के नहीं है क्या? और कांग्रेसी अगर आज के दिन ओपोजिशन में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हम ठीक बात को जो जनता तक पहुंचाएं। अगर किसान की भी बात है तो कांग्रेसी कर दें, तो फिर क्या है? अगर इनका प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि किसान, मतलब ये किसान की आवाज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, तो अगर बीजेपी का स्टेट अध्यक्ष बोले वो तो किसान की आवाज़ है, अगर मैं बोलूँ मैं भी किसान का बेटा हूँ तो वो भी कांग्रेस की आवाज़ है। हम लोग बोलते हैं तो ये कह देते हैं ये कांग्रेसी हैं, ये बोलते हैं तो ये किसान के बेटे हैं। ये तो अपने आप में ही अंतर्विरोध है इनके अंदर, बड़ौदा में, क्योंकि नीयत ठीक नहीं है। बड़ौदा में आपको काफ़ी बड़ी जीत मिली है, पहली बार जिस कैंडिडेट को टिकट मिलती है और इतनी बड़ी जीत है, तो किसका हाथ लगता है पीछे आपका? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर नहीं देखो जी, बड़ौदा में तो इससे भी ज़्यादा वोटों से जीतते। बीजेपी ने कितने करोड़ रुपये खर्च करे हैं वो आप पता करो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ख़त्म है। हमारा तो गरीब कैंडिडेट था, सब लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उसकी मदद करी, सब लोगों ने उसको वो किया, लेकिन बीजेपी ने तो सिलेंडर बांट दिए, ये बांट दिया, आपको सारी बात का पता है। अगर ये सारे हथकंडे नहीं बनाते तो 20 से 25 हज़ार में जीतता हो। इन्होंने बहुत गंद पाया वहाँ। लोकतंत्र की हत्या जो हुई है बड़ौदा में, उसके बाद बिहार में, ये काम इन्हीं का ही है। कांग्रेस रिकवरी कर लेगी? कांग्रेस की बीड़ा क्या है कांग्रेस का? आज के दिन कांग्रेस जो है वो पूरी तरह मजबूत है हरियाणा में। तो
कई सारे आपके विधायक हैं, नेता, उनके पीछे एक टैग लगा है जो मुझे सुनने को मिलता है, ये सैलजा की पार्टी, ये सैलजा की तरफ से है, ये हुडा की तरफ से है। ये पार्टी के अंदर ही ऐसी ऐसी बातें क्यों ऐसी होती हैं? कोई खास बात नहीं है। देखो, जहाँ पार्टी होगी उसमें ग्रुप भी होंगे, क्योंकि हर एक को लीडरशिप में आगे बढ़ने का मौका सबको मिलना चाहिए और सब चाहते हैं आगे बढ़ना। तो उससे ये अगर हेल्दी कंपटीशन है तो मेरे हिसाब से ये कोई गलत नहीं है, और ग्रुपबाजी होना कोई बुरी बात नहीं है। ये ग्रुप नहीं है, विद इन कांग्रेस तो सब कुछ है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बड़ौदा के लोग इस बात को बड़ा मानते हैं। मैंने जब पूछा ग्राउंड पे, पता किया लोगों से, कांग्रेस के नाम पे ना जान के वहाँ के लोग हुड्डा के नाम पे वोट डालते हैं। भाई हुड्डा साहब भी एक तो नेता इतने बड़े हो जाएं जो पार्टी के नाम को धुंधला करने लगे, मतलब उनके पीछे वो नाम नहीं छुप जाता है ऐसी कांग्रेस बात नहीं है, वो धुंधला करने की बात नहीं है। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर वो कांग्रेस की वजह से बने थे। हुड्डा साहब कोई मतलब इंडिपेंडेंट या अपने अकेले बलबूते पे वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। पार्टी तो जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है और जो फिर वो काम 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, तो इसलिए लोग उनका नाम लेते हैं और उनका क्षेत्र साथ लगता है वहाँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो ये जाट बेल्ट जो बोला हमारी जाता है, वो जाट कोई बुराई बेल्ट या नॉन जाट बेल्ट का मैं इसमें कोई सवाल ही नहीं है। हुड्डा साहब मतलब कांग्रेस के लीडर हैं, तो 36 बिरादरी के लीडर हैं वो, और वहाँ के लोग अगर उनको मानते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बगैर कांग्रेस के अगर हुड्डा साहब जाएं तो क्या आप समझते हो कि फिर लोग इसी तरह मानेंगे? अगर हुड्डा साहब की पहचान है तो वो कांग्रेस की वजह से है, और कांग्रेस के अंदर अगर कोई हुड्डा साहब का नाम ले तो कोई बुराई नहीं है। आज की सरकार दो पांव पे खड़ी है, एक है जेजेपी, एक है बीजेपी। बीजेपी जो सत्ता में, जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब कहते हैं कि पीपली में लाठीचार्ज नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री बोल देते हैं जो हुआ है गलत हुआ है, उसकी इंक्वायरी बिठाई जाती है, प्रेस के सामने ही बोल देते हैं कि हाँ मैंने क्लीन चिट दे दी। देखो, ये जो सरकार है ना, इसमें इतना अंतर्विरोध है। ये तो किसानों पे लाठीचार्ज की बात है। जब शराब घोटाला हुआ तो अनिल विज जी कहते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, शराब घोटाला हुआ है। जो उप मुख्यमंत्री वो कहते शराब घोटाला हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये हमारी अंदर की बात है, हम कर लेंगे, बात सड़कों पे हो रही है। तो ये तो बीजेपी के अंदर, और किसानों पे अगर लाठीचार्ज नहीं हुआ तो फिर जांच कराने की क्या ज़रूरत है, फिर एफआईआर दर्ज करने की क्या ज़रूरत है? एक तरफ तो कहते हैं कि हम जांच कराएंगे, पता लगाएंगे, तो ये इनका अंतर्विरोध है। सरकार जो है स्वार्थवश चल रही है, कोई लोगों की सेवा के लिए नहीं चल रही है। बड़ौदा में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चाहे हुड्डा साहब की बात आती है दीपेंद्र की, ये सीट हमें मिल जाए तो सरकार गिरा देंगे, कुछ इसको लंबा नहीं चलने देंगे, इस तरह के दावे आए थे। कितने दिन और रहते हैं सरकार गिरने में? नहीं, वो तो देखो, एक ब्याह के गीत इलेक्शन के टाइम कुछ भी कह के काम करना होता है। वो जो ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते। वो क्या कहा क्या नहीं कहा इलेक्शन में, देखो मैंने सुना नहीं है। कहा जाता चलो तो अब अजीब भी कह रहे थे, लेकिन ये बात कही जा सकती है, सीट हमें मिल जाए तो सरकार गिर जाएगी। भाई इससे जनता में एक मैसेज गया ना, भाई बीजेपी कमज़ोर है, क्योंकि बाई इलेक्शन में पूरी हरियाणा की सरकार वहाँ लगी हुई थी। आपने कभी देखे एक हल्के के अंदर इतने आईजी, इतने एसपी, इतनी फोर्स लगा के जोन बांट के उनको बैठा दो? तो ये जो सिस्टम था, ये उसके खिलाफ जनादेश है। जो सरकार ने पिछले 1 साल में गठजोड़ की सरकार ने जो काम किए, ये उसके खिलाफ एक जनादेश है, एक मैसेज गया, एक मैसेज है पूरे स्टेट में, भाई आपका स्टेट में इस टाइम जनाधार नहीं है, आप जो भी कर रहे हो वो सिर्फ ऊपर की हवा में। क्या सच में सरकार गिर सकती है? कोई पॉसिबिलिटी है? मुझे कुछ भी हो, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सरकार गिर जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि सरकार जो है घिसर के चल रही है। आपस में इनके विचार एक नहीं है। बीजेपी के एमएलए खुश नहीं है, इनके एमएलए खुश नहीं है। ऐसे भी एमएलए हैं जिनको चेयरमैन बना के लालच देने की कोशिश की, उन्होंने चेयरमैन का पद लेने से इनकार कर दिया। तो जब इस तरीके से काम चलता है
तो उसका कोई पता नहीं कब अंत हो जाए। चलो किसानों के मुद्दे पर आके सवाल पूछता हूँ आपसे। जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, इसका एग्जैक्ट में इलाज क्या है? अगर कांग्रेस मतलब फ्यूचर में आती है नहीं आती है, इलाज क्या होगा इसका? चाहे किसी देखो, की सरकार है, मरता किसान। एक इलाज है भी, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारा ये वादा है कि हम ये तीनों जो एक्ट हैं इनको रद्द कर देंगे और हम कोशिश करेंगे कि किसान को स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट को मैक्सिमम लेवल तक लागू करने की कोशिश करेंगे और इस एमएसपी को भी लीगल मतलब जो है एंटिटी देने की कोशिश करेंगे। जैसे गुड्डा साहब का कहना है कि चौथा अध्यादेश अध्यादेश की ज़रूरत नहीं है। जब 3 ख़त्म हो जाएंगे तो इसको जो है एक ही अध्यादेश अपने आप ही एक कानून बनाएंगे हम। अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है? सेंटर से आया है ना ये तो कानून, सेंटर में ही बदल जाएगा, सेंटर में ही सरकार आएगी। आप क्या सोच रहे हो कि जालमों की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलती? आपको ये लगता है कि जो सेंटर में जुल्म भी हो रहा सरकार है, बदलेगी? मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि जिस तरीके से देश के नागरिकों का अपमान हो रहा है और देश के नागरिक अगर अपने आप को नागरिक समझने लग गए, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के और जात बरादरी के दायरे से बाहर आ गए, तो ये टोए नहीं पाएंगे। इनको क्या मतलब भारत माता और सारा कुछ इलेक्शन में ही याद आता, आगे पीछे नहीं आता। जब ये किसान भारत माता के बच्चे नहीं हैं। और ये 3 जो अध्यादेश ले आके इन्होंने एक्ट बना दिए, ये कौन सी भारत माता के बेटे ने डिमांड करी थी इनसे? और ये जो किसानों पे जुल्म हो रहा है, भारत माता के बच्चों पे जुल्म नहीं हो रहा है क्या? तो भारत माता रो नहीं रही होगी कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? एक विपक्ष के एमएलए होने के नाते, क्योंकि मैं कई जगह जाता हूँ, जैसे आपके हल्के में बात की जाए ना कि आपके एमएलए मदद करते हैं, तो एक बात होती है ना, साफ से बोलते हैं बेचारा पावर में तो है नहीं। जो बहुत सारे किसान और लोग, खासकर जो कैमरामैन भाई भी बोल रहे थे कि पावर में नहीं है। एक एमएलए की पावर में ना होने से उसके पास क्या क्या ताकत होती है, क्या क्या कर सकता है? भाई देखो, एमएलए पावर में तो पार्टी ने आना है जब ही होना है, लेकिन हम जितना काम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जाके हम कर सकते हैं, अपनी कोशिश करते हैं। और एमएलए की बहुत पावर है। जो भी बिगड़ा तिगड़ा भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनकी खिलाफ लिखने की तो कलम की पावर हमारे को जनता ने दी है, हाउस में आवाज़ उठाने की दी है, और वो हम कर रहे हैं। हम ओपोजिशन में ज़रूर हैं, लेकिन निराश नहीं है, हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं। ये नहीं है भी मतलब कोई अफसरशाही चल जाएगी या कुछ होगा। जो भी गड़बड़ करेगा, चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो और चाहे कितना ही बड़ा कोई चौधरी हो, उसके खिलाफ हम जो जिम्मेदारी हमारे को जनता ने दी है उसको पूरी तरह से निभाएंगे। किसी भी तरह किसी से घबराएंगे नहीं। और भ्रष्टाचारियों के और ये नशाखोरी वाले जो लोग हैं, उनका तो खिलाफ मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा।